गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अब इस तीसरे पार्ट पे चल रहे हैं, जहां अभी तक आपने दो पार्ट में इस सेट के मतलब 27 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के प्रॉब्लम्स को देखा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कुछ आगे के प्रॉब्लम्स को, सिंपल प्रॉब्लम्स। अभी कह रहा है क्या कि 3 वोल्ट मीटर से ऑल हैविंग डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर जॉइंड एज शोन इन फिगर व्हेन some potential difference is applied across A and B. We are reading R, V1, V2 and V3. Choose the correct option. देखो ये सवाल है ना कि जो बच्चे अगर पढ़ते हैं उनके लिए ये सवाल में कुछ दम नहीं है। अरे भाई आप एक बात बताओ कि अगर ये दो पॉइंट जिनसे ये पूरा सर्किट कनेक्टेड है उसमें आपने डिफरेंट पोटेंशियल को अगर अप्लाई किया है तो एक सिंपल बात होगी कि इसके रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपका ये रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे ना कि सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट बोला और प्रॉब्लम को पूछ रहा है कैसे बने। आपको वोल्टेज को पूछा तो इसके क्रॉस अगर इस सर्किट में आए तो ये जो वोल्टेज है दोनों का सोर्स कनेक्टेड है तो जो V3 वोल्टेज होगा इन दोनों को जोड़ने के बराबर होगा। सिंपल आंसर, ठीक है ना, क्योंकि इस सर्किट के क्रॉस का टोटल वोल्टेज जो होगा वो V3 के बराबर और इसमें आपने V1 प्लस V2, काम खत्म, आंसर। मतलब कि ये सवाल पढ़ते ही देखते ही आपको आंसर कर देना है, सवाल में कुछ अलग नहीं है। एनटीए का आंसर देखिए, हमारे आंसर और एनटीए के आंसर में समानता है। चले अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर गए तो अगले सवाल है हमारा कि a bullet is fired into a fixed target loses 1/3 of its velocity after traveling 4 cm. It penetrates further 10 d into 10⁻³ meter before coming to rest. Find the value of t. देख लेते, एक बुलेट है जो अपनी 1/3 वेलोसिटी को लूज कर रहा है। इसका मतलब कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी u मान लिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि 1/3 वेलोसिटी लूज करना है, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी होगी जो जिस कंडीशन पर बोला है वो वेलोसिटी होगी 2/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। 1/3 लूज करके कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब 0.04 मीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें v² = u² + 2s, एक्सीलरेशन फाइंड करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ होगा 2u/3 का स्क्वायर u² + 2a × 0.04। फाइंड करने का प्रयास कीजिए तो ये हो जाएगा 4u² / 9 - u² = 2a 0.04। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना -5u² / 9 × 2 × 0.04 = a। मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू अपने पास फाइंड हो गई। ठीक है, अब ये एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन है और आपसे पूछ रहा है कि फर्दर मतलब ये कितना और पेनिट्रेट करेगा इस पॉइंट के बाद। तो अगर इस फेज के लिए देखें तो यहां जो सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगा वो वही होगा जो हमने फाइनल वेलोसिटी माना, दैट इज 2u/3। तो अगर हम कहें तो 2u/3 इसकी वेलोसिटी है, फाइनली ये रेस्ट में आने वाला है तो कितना डिस्टेंस करेगा। फिर से ये इक्वेशन यूज कीजिए v² = 2u² + 2a। वैल्यूज पता है, इनिशियल वेलोसिटी में इस बार 2u/3 डालें प्लस 2 इनटू एक्सीलरेशन की वैल्यूज याद है -5u² / 9 × 2 × 0.04 s फाइंड करना है हमें। पेनिट्रेशन कितना हुआ है, s = एक ही टर्म में कर देते हैं, स्क्वायर है यहाँ पर तो ये हुआ 4u² / 3 और ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस प्लस हो गया और डिवाइड हुआ तो क्या हुआ 2 × 5u² और ऊपर में जो पार्ट चल रहा है वो हो गया 9 × 2 × 0.04। u² कैंसिल, 3 3 2 2 तो आपका ऊपर में बच रहा है 3 2 6 6 12 12 48 48 मतलब 0.48/5 और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 0.096। ठीक है ना, मीटर। बट आंसर आपको बोल रहा है कि d × 10⁻³ मीटर बोलना है।
अगर इसको देखें तो इसका मतलब हुआ 96 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखें चारों ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा और इसी कारण से एनटीए ने इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया इस बार, और ये क्वेश्चन का कोई भी आंसर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो बड़ा टफ सवाल नहीं था, बट उन्होंने क्वेश्चन के ऑप्शन को इनकरेक्टली प्रेजेंट किया, जिसके कारण ये गलत है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा जो आ गया, कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है ना, और एडियाबेटिक प्रोसेस में कह रहा है कि जो प्रेशर है गैस का वो बोल रहा है कि टेंपरेचर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ Cp/Cp। Cp/Cp मतलब पॉइजनस रेशियो, और पॉइजनस रेशियो का मतलब हुआ कि आपको गामा निकालना है। ठीक है, सवाल आपको जो दे रहा है वो समझिए। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है और आप पढ़े हुए हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी के पावर गामा ये अपना कांस्टेंट होता है, मतलब पीवी रेज टू गामा ये कांस्टेंट कोई के। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में PV = nRT, और इस हिसाब से चूंकि यहाँ पर प्रेशर पर कमेंट किया हुआ है तो हम चाह रहे हैं क्या, इस आइडेंटिटी में केवल प्रेशर फैक्टर को और टेम्परेचर फैक्टर को रहने दें और तीसरी फैक्टर को हटा दें। तो हम यहाँ से वॉल्यूम को हम रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं nRT/P। अगर हम इस इक्वेशन A में इस टर्म को डालें तो क्या होगा, तो ये होगा P nRT/P के पावर गामा इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। फैक्टर्स को केवल अलग अलग कर रहे हैं, तो ये हुआ P पावर 1 है और ये डिवाइड में गामा, इसका मतलब T के पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू nRT के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट P। अगर हम देखें तो यहां लिख सकते हैं P 1 पावर गामा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय nR के पावर गामा इनटू T के पावर गामा। अब लोग कि ऐसा क्यों किए, तो हम इस आइडेंटिटी को मैच करने के लिए, क्योंकि सवाल में P और T के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो अब हम उसको सारे को उसी रूप में बदलें। अब देखो हमारा इक्वेशन लगभग सॉल्व होने पर, अगर हम गौर से देखें तो ये पार्ट जो है K और N और R के पावर गामा ये सब कांस्टेंट है, और इसको हम रिप्लेस करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि P 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक नया सा कांस्टेंट मान लेते हैं, सपोज A डिवाइडेड बाय T के पावर गामा, और अगर हम इस साइड से उधर पे पावर में लेते हैं P 1 माइनस गामा इज इक्वल टू A T के पावर माइनस गामा, और ये गया रूट में P इज इक्वल टू A T के पावर माइनस गामा बाय 1 माइनस। ठीक है, अब सवाल के दोनों टर्म को देखें। हमारे क्वेश्चन में कहा है कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के पावर 3 का, और हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के पावर माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा। इसका मतलब कि यह जो टर्म है वो 3 के बराबर होना चाहिए, मतलब माइनस गामा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 3, और यहां से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। माइनस गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 गामा, और ये इधर लेके आ गया 2 गामा इज इक्वल टू 3 एंड गामा इज इक्वल टू 3/2, जो कि आपका सवाल था कि पॉइजनस रेशियो Cp/Cv क्या होगा, तो पॉइजनस रेशियो Cp/Cv आपका होगा 3/2। अगर हम एनटीए के दिए आंसर को मैच कराने का प्रयास करें तो एनटीए ने भी 3/2 ही मान दिया। थोड़ा कैलकुलेशन में सवाल अच्छा माना जाएगा, बट हार्ड नहीं मान सकते, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा पार्ट था और कैलकुलेशन को बारीकी से समझना था, इसलिए क्वेश्चन को हम मॉडरेट लेवल के रेंज में रख सकते। अगले सवाल को और देखें तो अगला सवाल कह रहा है कि करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर deflects the coil of a moving coil galvanometer through 60 degree. The current to cause deflection through pi/8 radial is। देखो ये सवाल जो होता है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत अच्छे बच्चे भी बोलते हैं सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट कर दूं। आपको अगर यूनिटरी मेथड आता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं। सिंपल बात बोलता है
कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, मतलब 60 डिग्री जो एंगल बोल रहा है उसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 3 रेडियन। अब आप यूनिटरी मेथड से बताइए तो कि पाई बाय 3 रेडियन के लिए जो डिफ्लेक्शन है करंट चाहिए, सॉरी करंट चाहिए वो 200 माइक्रो एम्पीयर चाहिए। तो एक रेडियन के लिए कितना चाहिए? 200 बाय 3 इनटू पाई। तो आपके पास सवाल बोला है पाई बाय 10 के लिए, तो पाई बाय 10 के लिए कितना चाहिए? 200 बाय 3 इनटू पाई इनटू सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय, सॉरी यहां पर डिवाइड में हमने गड़बड़ किया है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पाई बाय 3 के लिए आपको चाहिए 200 माइक्रो एम्पियर, एक के लिए चाहिए होगा 200 बाय पाई इंटू 3 एंड पाई बाय 10 जो आपका सवाल पूछा है 200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई बाय 10, पाई पाई कैंसिल, ये कैंसिल 60 माइक्रो एम्पियर। सवाल आपका 100। मतलब एक तरह से ये बात बोला जाए तो ये सवाल में कोई दम ही नहीं था, सीधे है कि डिफ्लेक्शन कितना है तो उतने करंट के लिए जितना डिले हुआ उसी हिसाब से सेम रेशियो में जाएगा। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को देखा जाए तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर एक नीडल्स होती है जो करंट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिफेक्ट होती जाती है, ठीक है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी इसी हिसाब से डिसाइड होगा। सिंपल आंसर, यूनिटरी मेथड से इसे सॉल्व किया जाए। रिकमेंडेशन यही है, कोई कॉन्सेप्ट में हौच पौच न करें, ठीक है ना। एकदम यूनिटरी मेथड के लिए इतने एंगल के लिए ये चाहिए, इतने एंगल के लिए ये चाहिए, इतना एंगल होगा, ठीक है ना। एनडीए का आंसर को देख ले, एनडीए का आंसर भी आपका 60 माइक्रो एम्पीयर है जो हमने फाइंड किया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो अगला सवाल हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि एसएसएल रीजन, फिर से वही बताया कि हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल एक एक सब्जेक्ट के अंदर पार्ट के अंदर डालना। तो इसको आराम से पढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए, द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन। देखो भाई, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है तो अर्थ जो है अर्थ भी सन के चारों जो चक्कर लगाता है तो टोटल एंगल रोटेशन करता है 360 डिग्री का 365 डेज में। मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है 28 डेज, ठीक है। लेकिन कवर डिस्टेंस जो होता है एंगुलर डिस्टेंस वो है 360। यहां से एक बात तो क्लियर हुआ कि पहली जो बात कर रहा है असर्शन का वो कह रहा है कि मून फास्टर है, मोर है अर्थ से, तो वो बात सही है क्योंकि सेम 360 डिग्री को रोटेट करने में अर्थ को 365 डेज लग रहा है और मून को 28 डेज। इसका मतलब कि मून हमारे अर्थ के चारों ओर तेजी से चक्कर लगा। पहला बात सही। द मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ दैन ग्लोबल। मैंने पहले एक्सप्लेनेशन ही उसी से कर दिया जो आपके रीजन में बताया, और ये रीजन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये बात सीधा हो गया कि पहला और दूसरा मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब आप बोल सकते हो बोथ assertion रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, जो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए मदद दी, ठीक है। एनडीए के आंसर को चेक कर लेते हैं, हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। इस वीडियोस को एंड करते क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट को लेके आ रहे हैं ताकि आप इस प्रिपरेशन के दरमियान जब भी छोटा सा समय मिले आप अपने एनडीए के सवाल को देख सके। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।